नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है बस्तर के बादशाह। जी हां, छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बस्तर पर सबकी निगाहें टिकी है। आपको बता दें कि यही वो सीट है जहां से प्रदेश की सत्ता की सीढ़ी खुलती है, चाबी इसे कह सकते हैं। इस संभाग की दोनों सीटें बस्तर और कांकेर में टफ फाइट देखी जा रही है और इतिहास भी इसकी गवाही देता है। मोदी लहर में कांग्रेस की जीत और कांकेर की करीबी हार धड़कने बढ़ाए हुए हैं। हालांकि जीत के दावों की भी भरमार है। तो कौन बनेगा बस्तर का बादशाह और कांकेर का किंग? चर्चा आज हम इसी पर करने वाले। हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उसके पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। चित्रकूट वाटरफॉल, तीरथगढ़ वाटरफॉल, चित्रांगदा वाटरफॉल, कुटुमसर गुफा, बस्तर पैलेस, दलपत सागर, गेटवे ऑफ छत्तीसगढ़ यानी आम चो बस्तर, जहां की सुंदरता मन मोहने वाली है तो संस्कृति और परंपरा का डंका विदेशों में भी बजता है। यही नहीं, बस्तर को छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी भी कहते हैं। जिसका बस्तर उसका छत्तीसगढ़। चलिए, ये तो हुई बस्तर की बात। अब मुद्दे की बारी। दरअसल 24 के सियासी रण में बस्तर लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश भर में हॉट सीट बनी हुई है। इसी संभाग की कांकेर सीट में भी मुकाबला तगड़ा है। दोनों सीटों पर वोटिंग के साथ सर्वे में कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है। दोनों सीटों को साधने पीएम मोदी, अमित शाह समेत तमाम बीजेपी के दिग्गजों ने कैंपेन किया तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पूरी कांग्रेस ने ताकत झोंकी। बस्तर का बादशाह कौन? बस्तर में कवासी लखमा महेश कश्यप में मुकाबला। बस्तर लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें, 5 विधानसभा में बीजेपी, 3 पर कांग्रेस काबिज। 2019 की मोदी लहर में कांग्रेस ने जीता था बस्तर। इस बार धर्मांतरण और नक्सलवाद का गूंजा मुद्दा। ये तो हुई बस्तर की बात। और इसी संभाग की कांकेर सीट को भी जान लीजिए। कौन बनेगा कांकेर का? कांकेर में भी बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। बीजेपी के भोजराज की कांग्रेस के वीरेश से जंग है। कांकेर लोकसभा में कांग्रेस मजबूत मानी जाती है। 8 विधानसभा में 5 पर कांग्रेस का कब्जा, 3 पर बीजेपी का। पिछले चुनाव में महज 6,914 वोटों से हारी थी कांग्रेस। चुनाव के पहले आए पार्टियों के सर्वे ने धड़कनें और बढ़ा दी हैं। हालांकि बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी, जिसपे हमारा बस्तर और कांकेर भी सम्मिलित है। कांग्रेस के लोग बहाना ढूंढने का काम फिर से करेंगे, नए जुमले तैयार करेंगे। ईवीएम हैक हो गया या फिर पूरे सिस्टम को गाली देने का काम करेंगे। नहीं, ना केवल कांकेर, आप कहीं बात कर लें तो कोरबा में हम अच्छे मतों से जीतेंगे। राजनांदगांव की सीट हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। महासमुंद की सीट भी, कांकेर में तो पिछली बार 5,000 कुछ वोटों से ही वो हुआ था। बस्तर भी हमारी सीट बहुत मजबूत है। और इवन सरगुजा में भी चिंतामणि महाराज के प्रति लोगों की काफ़ी नाराजगी है। दावों के इतर आंकड़ों पर बात करें तो बीजेपी की चिंता बढ़ती दिख रही है। 2019 की मोदी लहर में कांग्रेस का सीट निकालना और कांकेर में महज 7,000 वोटों से हार इस बात की गवाही भी देते हैं। ऐसे में इस बार कौन होगा बस्तर का बादशाह और कांकेर का किंग? ये बड़ा सवाल सभी के जहन में है। तो बेहद खूबसूरत बस्तर, इसका एक अपना अलग मिजाज है, अलग अंदाज है, क्योंकि मोदी लहर होने के बावजूद बीजेपी ने बस्तर की सीट जो है जीत नहीं पाई थी, हार गई थी। हालांकि विधानसभा में उसका प्रदर्शन अच्छा था, आगे थी कांग्रेस से। लेकिन अगर कांकेर की बात करें, देखिए कांकेर भी ठीक इसी तरह इसके आगे पीछे कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने ये सीट जीती तो, लेकिन बहुत कम अंतर से जीती। हालांकि यहां विधानसभा में बीजेपी थोड़ी पीछे रही और कांग्रेस ने बाजी मारी। तो किस तरह का परिणाम देता है, और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इसी सीट को लेकर दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और अपने अपने वादे भी किए थे इन्होंने चुनाव से पहले। देखते हैं, चलिए उनसे बात करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है, उनका परिचय करा दें। देवलाल ठाकुर जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं।
धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है और मनीष गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। शुरुआत करता हूं मैं मनीष जी आप ही से। मनीष जी, आमचो बस्तर किसको आशीर्वाद देने जा रहा है, क्या कुछ आकलन आपका कहता है? क्योंकि देखिए तस्वीरें बहुत अलग अलग हमने देखी है और मिजाज कुछ जो बस्तर का, कांकेर का, ये बहुत अलग टाइप का रहा है। जिस तरह से हमने मोदी लहर की बात की, तमाम चीज़ों की बात की, मुद्दों की बात की, आपका आकलन क्या कुछ कहता है? देखिए, लोकसभा और विधानसभा की तासीर बस्तर में हमेशा अलग अलग रही है। अगर पिछले लोकसभा की बात करें तो जिस तरीके से मोदी लहर में भी कांग्रेस बस्तर सीट जीत करके अपना यहाँ जीत का परचम लहराई और बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं पर अगर हम देखें तो कांकेर सीट पर बीजेपी अपना जनाधार बचाने में कामयाब रही और जो एक लव्वलुआब रहा है कि नए कैंडिडेट उतारे गए थे 2019 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और मोदी की लहर के सहारे पूरा चुनाव कैंपेन हुआ और जो भी वायदे भी किए गए वो भी कहीं ना कहीं मोदी के इर्द गिर्द और केंद्र सरकार की योजनाओं के इर्द गिर्द रहे। लेकिन अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में भी बड़ा चौंकाने वाला वातावरण दिखाई दिया है। पहला तो यह है कि इस लोकसभा चुनाव के दौरान, चूंकि प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा सीट का चुनाव था, लेकिन पूरे चुनाव भर कहीं कोई वातावरण चुनाव का नहीं दिखाई दिया। लगता है पब्लिक खामोश थी। बावजूद उसके जिस तरीके से जो रणनीति डोर टू डोर विजिट या इंटरनल जो कैंडिडेटों ने जो अंदरूनी इलाकों में या ग्रामीण इलाकों में जो प्रचार करने की कवायद की है, उससे एक सस्पेंस तो क्रिएट हुआ है। बावजूद इससे थोड़ा सा अगर हम उलट देखें तो जिस तरीके से मोदी मैजिक पिछले चुनाव में भी दिखाई दिया, विधानसभा में भी दिखाई दिया और लोकसभा के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने मोदी मैजिक या केंद्र की अपनी योजनाओं के सहारे जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अपनी फतह हासिल की है, मुझे लगता है बड़े कश्मकश का चुनाव है। और उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो जो मतदान का जो प्रतिशत है वो पिछले चुनाव के आसपास रहा है और जिस तरीके से मुद्दे आए हैं, कहीं ना कहीं उन मुद्दों को लेकर के पूरा लब्बो-लुआब जो है इस चुनाव का उन्हीं मुद्दों पर निर्भर रहा है। और एक जो रणनीतिक हिसाब से अगर हम देखें तो बीजेपी ज्यादा व्यवस्थित रूप से चुनाव लड़ी है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं वैक्यूम थोड़ा सा नजर आया है। लेकिन कैंडिडेट वाइज अगर हम बात करें तो कवासी लखमा एक चर्चित चेहरा और जिस तरीके से 5 वर्षों तक वो मंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो धर्मांतरण के खिलाफ संघर्ष करने वाले एक युवा चेहरे पर जो दांव लगाया है, मुझे लगता है काफी नजदीकी का मामला है। और पूरे अगर कैंपेन को देखें, मुद्दों को देखें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यानी कि अपर हैंड मिलता हुआ फाइट दिख रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या होगा ये 4 तारीख को पता चलेगा। काफी टफ फाइट है यहाँ देखी जा रही है। चलिए अब मैं अपने राजनीतिक मेहमानों को रुक करूंगा। धनंजय जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। देखिए मोदी लहर थी लेकिन इसके बावजूद आपने बस्तर में जीत हासिल की। कांकेर आप हारे लेकिन बहुत कम अंतर से हारे। लेकिन अगर हम देखें तो परिणाम जो विधानसभा वाइज देखें तो थोड़ा उल्टा रहा है। मेहनत आपको और करने की जरूरत थी। लेकिन आपका आकलन क्या कहता है? आप जो आंतरिक सर्वे आप दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस जीतने वाली है, तो पहले मुझे 2 बातों में बताइए, आप क्यों जीतने वाले हैं और दूसरी बात बीजेपी क्यों हारने वाली है? देखिए ललित जी, सबसे पहले बताता हूं कांग्रेस क्यों जीतने वाली है जी। जिस प्रकार से बस्तर में आप देखेंगे 2019 पे बस्तर की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा किया और वर्तमान में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज जी वहां से सांसद चुने गए और बस्तर में लगातार कांग्रेस सरकार ने काम किया है, लगातार बस्तर के जनता के हित में काम किया है, चाहे नक्सलवाद खात्मे को लेकर हो, चाहे बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को पहुंचाने का विषय हो, चाहे जिस प्रकार से आप देखेंगे बस्तर में शांति बहाली की विषय हो, तो बस्तर के जनता ने कांग्रेस पे भरोसा किया। निश्चित तौर पर विधानसभा के चुनाव हमारे पक्ष में नहीं आए। और वहीं अगर हम भाजपा की हारने की बात करते हैं तो बस्तर की जनता ने इन 10 सालों में देख लिया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो जनता से वादे किए थे उस वादे को कहीं पूरा नहीं किए हैं।
आप देखेंगे 10 सालों में जो बस्तर के आदिवासी है उनके जल जंगल जमीन पर कब्जा करने का निरंतर प्रयास किया गया, चाहे नंदराज पर्वत को बेचने का मामला हो, चाहे नगरनाथ संयंत्र जो स्टील प्लांट जो बन नहीं पाया था उसके बेचने की बात कह लूं, या बस्तर के जो आदिवासियों को जो आरक्षण का अधिकार मिलता है या उनके जो संवैधानिक अधिकार है उसको खत्म करने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बस्तर की जनता भी बेरोजगारी महंगाई से पीड़ित है, बस्तर की जनता भी मोदी सरकार के वादा खिलाफी से पीड़ित है। तो बहुत ऐसे कारण है जो बस्तर हम जीतने जा रहे हैं। कांकेर का अगर मैं बात कर लेता हूं तो कांकेर में आप देखेंगे पिछले चुनाव में हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं मुश्किल से 5-1000 वोट से उनकी हार हुई थी, और इस बार आप देखेंगे कांकेर की जनता जो है, जो 5 साल के जो भाजपा के सांसद है जो निष्क्रिय रहे हैं, जो कभी जनता के बीच में नहीं गए हैं और जिनके रहते सांसद में रहते कांकेर की जनता की बात कभी वो संसद में नहीं उठा पाए हैं, और कांकेर की जनता भी बदलाव के पक्ष में रही है, और कांकेर में भी हम कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं, और बस्तर और कांकेर के साथ साथ देश में बदलाव होने जा रहा है। ये जीत का बहुत बड़ा हमारा कारण है। बड़े आश्चर्य की बात है। देखिए धनंजय जी, आपने अपनी जीत के लिए, मतलब क्यों आप जीतने वाले कांग्रेस के प्रति क्यों विश्वास बढ़ा है, इसके कारण तो कम गिना है, लेकिन बीजेपी क्यों हार रही है इसके कारण आपने ज़्यादा गिना है। खैर ये तो होता ही है। देवलाल ठाकुर जी का मैं रुख करूंगा। देवलाल जी, आप भी दावे कर रहे हैं आप जीतने वाले हैं, हालांकि मोदी लहर में आपने छत्तीसगढ़ में फतेह हासिल की, लेकिन बस्तर आपसे छूट गया। देखिए उस लहर में भी आप नहीं जीत पाए, कांकेर भी आप जीते तो बहुत कम मार्जिन से जीते। क्या आपका कारण आपको नजर आ रहा है? पहली बात यह कि बीजेपी क्यों जीतेगी अगर जीतेगी तो, और कांग्रेस क्यों हारेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हमारे जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उस वक्त हमने जो भी विष्णुदेव साय सरकार ने वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, सारे वादों पर हम खरे उतरे। चाहे किसानों को 300 रुपया देने की बात हो, या 2 वर्षों का बोनस देने की बात हो, या हमारी माताएं एवं बहनें जो हमारे कांकेर एवं बस्तर लोकसभा में सर्वाधिक संख्या पर मतदाता हैं उनको 12,000 रुपये सालाना देने की बात हो, हमने उन सारे वादाओं को पूरा कर दिया है। और देश की जनता के साथ हमारे कांकेर एवं बस्तर लोकसभा की मतदाता भी हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करती है। मोदी जी की गारंटी को देखते हुए यहाँ के मतदाता इस वक्त विकसित भारत के सपना को साकार करने के लिए अपना मत का अधिकार का प्रयोग किया है। और निश्चित ही हम देखेंगे कि जो तेंदुपत्ता के भी जो हमारे आदिवासी भाई लोग तोड़ते हैं उनको भी हमने 5500 रुपया के पारिश्रमिक के सहित भुगतान किया, और आज जो तेंदुपत्ता का जो तोड़ाई का समय है वो 1-2 दिन होता था, वो 10, 15 दिन तक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम जनता के बीच में विश्वास पाए हैं। और जो सबसे बड़ा विश्वास ये तो बात हुई कि आप क्यों जीतने वाले हैं, कांग्रेस क्यों हारने वाली, ये भी बता दीजिए। मैं वही बता रहा हूं कि सबसे बड़ा जो विश्वास हमने आदिवासी अंचल में पाया है वो कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार इस छत्तीसगढ़ में किसी असली आदिवासियों को मुख्यमंत्री बनाया गया है, और विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, सरल सहज एवं मितवासी। तो निश्चित ही हमारे क्षेत्र में, हमारे वनांचल क्षेत्र में इस बात को खुशी के तौर पर देखा जा रहा है, और सारे लोग विष्णुदेव साय जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को चुनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है, चलिए मैं एक एक करके फिर आऊंगा आपके पास। मनीष जी, एक बार फिर से आपको रुक करूंगा। और मनीष जी ये बताइए, इतने सारे मुद्दे थे, धर्मांतरण का मुद्दा यहाँ पर गरमाया, मोदी की लहर की बात की गई, नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसको लेकर भी ये मुद्दा लगातार गरमाता गया। आपको लगता है कि ये मुद्दे हावी हुए, या फिर उनके आगे मोदी की लहर, या फिर साइलेंट कोई ऐसा मुद्दा चला जिसने कम से कम इस चुनाव में जोर डाला हो? देखिए, इस चुनाव में जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि बहुत साइलेंटली लड़ा गया चुनाव। कैंपेन जो है वो बहुत ज्यादा मुखरता के साथ लोग नहीं आए, और लोगों में या तो जब ऐसी स्थिति होती है तो या तो वो होता है कि या तो लोग पहले से अपना माइंडसेट बना लिए हों कि भाई हमको इस चुनाव में हमको फलाने को ही वोट देना है, इसलिए मुद्दे गौड़ हो गए हों, या फिर कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ रहता है। जैसे कि अभी कुछ समय हम देखे कि बस्तर में धर्मांतरण एक बहुत बड़ा इशू था, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको कैश करने की भरपूर कोशिश की। जिस प्रकार से बजरंग दल के एक अपने नेता को उन्होंने प्रत्याशी बनाया, निश्चित रूप से जिन इलाकों में जो धर्मांतरण का इशू था वहां पर उन्होंने इस मुद्दे को कैश भी किया है, लेकिन
चूंकि नए कैंडिडेट के रूप में जो उनकी पहचान जो है वो बहुत ज्यादा सार्वजनिक नहीं थी, इसलिए ऐसी जगहों पर कहीं ना कहीं मोदी मैजिक का भी भारतीय जनता पार्टी ने सहारा लिया है और इस कैंपेन के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश की है। रही बात नक्सलवाद को लेकर के, तो नक्सलवाद देखिए, छत्तीसगढ़ में इस सरकार, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनी, नक्सलवाद के खिलाफ आक्रामक रणनीति कहीं ना कहीं ये भी लोगों के बीच में एक सुकून देने का काम किया है, क्योंकि बस्तर नक्सलवाद से ग्रसित है। बस्तर के लोग शांति चाहते हैं, बस्तर के लोग विकास चाहते हैं, और जब तक ये नक्सलवाद खत्म नहीं होगा तब तक जो है आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये तो इन मुद्दों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। इस मामले में भाई बीजेपी ने कोशिश की है, लेकिन धनंजय जी आपसे जानना चाहूंगा, आपने खुद ही कहा है कि नक्सलवाद पे हमारी सरकार ने बहुत सशक्त काम किया है, लेकिन जो बीजेपी की सरकार अब काम कर रही है उसका आप खुलकर विरोध भी कर रहे हैं, उस पर आक्षेप भी लगा रहे हैं, संशय भी प्रकट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? आपको लगता है कि एक बड़ा मुद्दा है और खास तौर पर ये लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए ललित जी, आपके चैनल में स्पष्ट कहता हूं, नक्सलवाद के खिलाफ की गई कार्यवाही में कांग्रेस ने कभी संशय पैदा नहीं किया, ना कि प्रश्न चिन्ह लगाए। लेकिन जिस प्रकार के पीड़िया मुठभेड़ हुआ और अभी कल बस्तर संभाग बंद रहा है, मुझसे बेहतर तो मनीष गुप्ता जी बताएंगे क्योंकि बस्तर से वो आते हैं। तो क्या बस्तर के जो जनता है, बस्तर के जो पीड़िया मुठभेड़ में जो निर्दोष मारे गए उनके खिलाफ जिनके जनता का आक्रोश दिखा है, क्या वो भी सवाल उठा रहे हैं? नहीं, आप सवाल उठा रहे हैं, वो झीरम घाटी पर आपको घेर रहे हैं ना सर। हुआ है, सुन लीजिए ना, थोड़ा सा सुन लीजिए हाँ, ना। क्या बस्तर की जनता कल जो बस्तर बंद की थी, बस्तर संभाग की जनता जो कल पीड़िया मुठभेड़ में जो निर्दोष आदिवासी खड़े हुए थे, क्या वो जनता कांग्रेस के हैं? क्या पूरे बस्तर संभाग के 7 जिले के लोग कांग्रेस साथ खड़े हुए हैं? भाई नक्सलवाद खिलाफ पूरा प्रदेश खड़ा हुआ है, लेकिन अगर नक्सलियों की आड़ में अगर किसी निर्दोष आदिवासी को मारा जाएगा, उसके परिजन अगर आपत्ति करेंगे, स्वाभाविक सी बात है हम सबको साथ खड़ा होना होगा। ये सवाल मैं उनसे पूरे बस्तर संभाग के पूरे जनता को हम नक्सली बताकर मार दे, तो अब बस्तर संभाग में कल आक्रोश दिखा ना, पहली बात। दूसरी बात, हमारी सरकार ने बस्तर में विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पर काम किया। जवाब ले लेता हूं। तो यही केंद्र सरकार है। इन्होंने कहा कि बस्तर में कोंडागांव जिला जो अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, वहां से वो बाहर निकला है। मैं जवाब ले लेता हूं, आप ही का जवाब लेता हूं। जवानों की शहादत में 80% कमाई, तो स्वाभाविक सी बात है ना, हम नक्सलवाद खत्मे के साथ सरकार के हर कदम में खड़े हुए हैं। पर अगर कोई निर्दोष मारा जाता है, सरकार उसको न्याय देने से बचेगी, तो स्वाभाविक बात है पीड़ित के साथ भी हम खड़े हुए हैं। देवलाल जी, देखिए बैस साहब जो है चुनौती देते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि वहां धरातल पर जाके देखिए। आपने उल्टा उन पर आरोप लगा दिया, उल्टा उनको चुनौती दे दी कि आप भी झीरम घाटी के मामले में जहां जहां प्रॉब्लम हुई है वहां जाके खुद देखिए। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत जागरूक है और सवाल कांग्रेस के ऊपर क्यों उठते हैं ये भी आप सुन लीजिए। ये चलते हुए चुनाव में इनके जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे कवासी लखमा जी ने, उन्होंने सरेआम कहा कि पुलिस वालों को तीर धनुष से मार दो। ये बात किसी से छुपी नहीं, हर मीडिया चैनल सभी में आया है। क्या ये नक्सलियों की हिमायत करने या नक्सली की ओर कदम उठाने वाली जैसी बात नहीं? 25 तारीख का दिन याद रखिए, 25 मई को इनके जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और सुरक्षा बलों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और नक्सलियों की हिमायत में प्रश्न करने लग जाते हैं। तब कांग्रेस के ऊपर सवाल उठता है, अरे आपने 32 जो लोग शहीद हुए बोलते हैं कांग्रेस के, उसमें 25 लोग थे, वो छत्तीसगढ़ के भी नेता थे। सिर्फ कांग्रेस को नुकसान नहीं हुआ था, वो छत्तीसगढ़ को भी नुकसान हुआ था। आपके परिवार के इतने लोग मारे गए, उसके बाद आप लोग नक्सलियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तो इस पर तो महेंद्र कर्मा भी ऊपर से रोता होगा, नंद कुमार पटेल भी ऊपर से रोता होगा। मेरे पास समय इतना ही। कैसे कांग्रेस के लोग आ गए हैं, देवलाल जी, कैसे लोग चलिए धनंजय जी को नक्सली है आपके साथ कर पा रहे हैं। धनंजय जी, बस्तर संभाग के लोग जो कल पीड़िया मुठभेड़ के निर्दोषों के साथ खड़े हुए हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी और शाह जी को आईना दिखा रहे हैं। जो शाह जी खुद को आदिवासी का हिमायती बताते हैं, उनकी सरकार में निर्दोष आदिवासियों को गोली मारा जा रहा है और भाजपा के प्रवक्ता उनको नक्सली बता रहे हैं। ठीक है सर, ये जो तमाम बातें हैं, क्या वो जनता तक पहुंची कर रही है? ये तो बस्तर, मुझे तो शर्म आता है शाह सरकार के ऊपर, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद निर्दोष आदिवासियों का कत्लेआम हो रहा है। ठीक है बस्तर संभाग, ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो तमाम बातें आप कर रहे हैं, ये जनता के मन में पहुंची कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और ये चार्ज उनको ही पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।
डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, बस्तर का बादशाह कौन होगा ये 4 जून को पता चल जाएगा, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है और निश्चित तौर पर इसका मिजाज भी अलग है, अलग तरह के परिणाम भी देता है। लेकिन जनता है, वो सब कुछ जानती है और वो जानती कि किसको वोट देना है, किसको जिताना है। बहरहाल इंतजार करने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ ईवीएम में कैद हो चुका है और 4 जून को तस्वीर भी साफ हो जाएगी। खास पेशकश में फिलहाल के इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।